नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और एक कुशल प्रशासक। कैलाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ हमारे साथ हैं दूरदर्शन के निदेशक समाचार राजीव जैन जी, आपका भी स्वागत करता हूं। कैलाश जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि शहर की अगर बात की जाए, शहरों की बात की जाए, चूंकि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं आप, तो किस तरह से शहरीकरण के विकास को आप देखते हैं प्रदेश में? देखिए, एक समय था मध्य प्रदेश के शहर की कोई पहचान नहीं थी और मध्य प्रदेश की पहचान ही एक तरीके से गरीब पिछड़ा हुआ प्रदेश ऐसी पहचान थी। हमें ये कहते हुए गर्व है कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और विशेष रूप से जब से शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली है, तो ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्र में एकदम परिवर्तन किया है। अर्बन एरिया के अंदर काम करने के लिए पहले सरकार का बहुत लिमिटेड फंड होता था, पर हमारी सरकार ने पहली बार आज़ादी के बाद मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास फंड कायम किया। इस बार उसमें 1500 करोड़ रुपया रखा। नगर के अंदर जो मूलभूत समस्या हैं उसका निराकरण होना चाहिए। शहरीकरण हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम है तो लोग शहर की तरह आते हैं, तो झुग्गी झोपड़ियाँ बन जाती हैं। ये भी हमारे लिए चुनौती है। तो हम कैसे ऐसे लोग जो शहर के अंदर आना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, अपने स्वयं का मकान बनाना चाहते हैं, तो इत्तेफाक से मेरे पास हाउसिंग एनवायरनमेंट दोनों विभाग भी है। हम लोगों ने प्लान किया है कि अब शहरी क्षेत्रों में हम गरीब लोगों के लिए मकान भी बनाएंगे, जिससे शहरों के अंदर झुग्गी झोपड़ी का जमावड़ा नहीं हो। क्योंकि कोई भी नया आदमी अगर शहर के अंदर आएगा तो छोटा सा उसको मकान चाहिए। तो हम छोटे छोटे मकान अब हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से हजारों की संख्या में बनाएंगे। लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 10 लाख मकान बनाने का हमें टारगेट दिया। आने वाले 5 वर्षों में हो सकता है कि हम इस आंकड़े को भी क्रॉस करें। तो अर्बनाइजेशन हमारे लिए चुनौती तो है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए एकदम नया विषय है ये। पहले अर्बनाइजेशन के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। हमारे इंदौर शहर की पहचान भी बहुत ज़्यादा थी नहीं। अब इंदौर शहर देश के टॉप 10 शहरों में से एक शहर हो गया, जहाँ हैप्पीनेस जितना दिखाई देता है इंदौर में। हाँ, तो हमारा सौभाग्य है कि ये अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इंदौर में विकास का काम किया और अब आपको मिला है नगरीय प्रशासन मंत्री बनकर। जी हाँ, तब इंदौर, भोपाल ये देश के मैप पर भी आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मैप पर इन शहरों की पहचान हो। कैलाश जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हमने अभी बात की छोटे मकान और बड़े बड़े बनने वाले हैं, उसके साथ साथ समस्या ये है कि इंदौर और भोपाल को छोड़ दें तो देश के बहुत बड़े नगरों में हमारा नाम यहाँ पे नहीं होता। मध्य प्रदेश में जो शहर भर में बसाए हैं हम लोगों ने, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर, क्या ये इतने बड़े शहर क्यों नहीं बन पा रहे यहाँ पर? जैसे साउथ इंडिया है, वहां पर बेंगलोर, चेन्नई, मतलब बहुत बड़ा शहर क्यों नहीं बन पा रहे? यहाँ पर क्या समस्या है? देखिए, एक समय था साधारणतः व्यापार व्यवसाय जहाज के माध्यम से होता था और जहाँ पर पोर्ट होते थे। अब देखेंगे आप पूरे शहर का, देश का नक्शा उठा के देख लीजिए, जहाँ पोर्ट है वहाँ बड़े शहर है। तो मुंबई बड़ा शहर है, चेन्नई बड़ा शहर, तो जहाँ पर पोर्ट है वहाँ बड़े शहर अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि व्यापार व्यवसाय वहीं से चलता था। तो शहरीकरण वहीं पर होता है जहाँ व्यापार व्यवसाय, इंडस्ट्री ज्यादा हो। इंडस्ट्री वहीं होती है जहाँ पर पोर्ट हो। अब इंडिया का अपने आप में बहुत बड़ा बाजार हो गया है। अब हमें पोर्ट की आवश्यकता नहीं। अब इंडिया के अंदर ही मार्केट इतना है कि अब इंडिया के अंदर उत्पादन करने के लिए लोग वो सुटेबल प्लेस देख रहे हैं जहां पर पोर्ट की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमारी जो हमारा माइनस पॉइंट था वो हमारा प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि देश का सबसे बड़ा बाजार मध्यम श्रेणी के लोगों का अब इंडिया हो गया। तो मध्य प्रदेश सबसे सुटेबल प्लेस हो गया। जिसको भी लोगों के लिए आवश्यक चीज चाहिए वो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री डालना चाहता है। तो जो हमारे लिए माइनस पॉइंट था, जो लैंडलॉक स्टेट था हमारा, अब हमारे लिए प्लस बात होगी कि किसको भी इंडिया के अंदर मार्केटिंग करना है, इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्शन को फैलाना है, तो वो देश के केंद्र में जाना चाहेगा और मध्य प्रदेश सबसे केंद्र में है। तो अब हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आप देखिए। एक सवाल मैं आपसे और इसी में संदर्भ में जानना चाहूंगा कि कई जगह देखा गया कि बड़े बड़े शहरों के बीच में जो 2 शहर इस तरह के होते हैं। अब इंदौर और भोपाल ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन अगर जाते हैं यहाँ से, आप भोपाल से इंदौर जाते हैं तो पूरे रास्ते में गाँव ही गाँव, खेत ही खेत, खलियान। तो क्या वजह है कि इंदौर और भोपाल इतना पास होते हुए भी थोड़ा सा दूर है? क्यों नहीं विकास बीच में हो पा रहा है इसके बीच में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पिछले दिनों हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसमें इंदौर भोपाल के बीच में भी हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। और आष्टा के पास से एक हमारे पास अभी 2000 एकड़ जमीन हमने ली है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाएंगे और एक नए शहर का विकास भी करेंगे। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने मेट्रो सिटी की कल्पना की है कि मेट्रो सिटी और स्मार्ट सिटी बने,
तो स्मार्ट सिटी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिटी है उसके अंदर भी हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और कुछ नए अर्बन एरिया बनाएंगे जिसमें हम इंदौर और भोपाल के बीच में छोटे छोटे एक टाउन स्मार्ट कस्बे की जो बात आई है। जी हाँ, जैसे देखते हैं हम लोग कि जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ और दिल्ली से जयपुर लगातार एक कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं, और सारे रास्ते हाईवे डेवलप होते हैं तो वहां पर सारे पेट्रोल पंप्स और गैस स्टेशन, इसके अलावा सारे कन्वीनियंस स्टोर्स और ढाबे रेस्टोरेंट सब चले जाते हैं। यहाँ पर वो चीज देखने में कम मिलती है। तो मुझे आने वाले 5 वर्षों में आप देखिएगा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, कटनी, ये सब सागर, भोपाल, ये सब रोड्स पे आप देखेंगे कि अब पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है प्रधानमंत्री का, आप एक स्मार्ट सिटी को कैसे देखते हैं? साधारणतया आदमी को अपनी मूलभूत जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होना चाहिए, फिर आधुनिक तकनीकी के माध्यम से वो सारी चीज़ें वो घर बैठे प्राप्त कर सकें। तो हम आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, अधिकतम स्थानों पर ई गवर्नेंस का मैक्सिमम प्रयोग करेंगे। ई गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को घर बैठे वो सब आवश्यकताएं जो एक शहर से अपेक्षा करते हैं वो घर बैठे मिले। गवर्नेंस भी होना चाहिए, साथ में सेवाएं भी उस प्रकार की। क्या कोई ब्लूप्रिंट, क्या कोई रूपरेखा कोई तैयार की गई इसको लेकर? हाँ, हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है अहमदाबाद के और मुंबई के, जो एक अच्छे शहर के लिए क्या कल्पना कर सकते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं उस पर। अब थोड़े दिनों में देखेंगे कि हम मध्य प्रदेश स्मार्ट सिटी बनाने वाले प्रदेशों में नंबर 1 प्रदेश होगा। क्या उम्मीद की जाए ऐसे मध्य प्रदेश के कौन से शहर होंगे जो स्मार्ट सिटी में आ जाएंगे? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तो हम जानते हैं, उनके अलावा अगर बात की जाए तो ऐसे कौन से शहर होंगे जो हम कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी बन सकते हैं? मैंने जैसे बताया कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तो आएंगे ही, जबलपुर, पर इनके बीच में से इंदौर, जन साहब ने जैसे पूछा, इंदौर भोपाल के बीच में हम छोटे छोटे टाउनशिप बनाएंगे। हम सोचेंगे कि वहाँ पर सारी की सारी सुविधाएं जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक शहर के अंदर होना चाहिए, तो छोटे छोटे टाउनशिप में हम वो देने की कोशिश करेंगे। ऐसे पूरे के पूरे डीएमआईसी का हमारा कॉरिडोर है, डीएमआईसी कॉरिडोर को भी हम फोकस करेंगे कि डीएमआईसी कॉरिडोर के बीच में जहाँ जहाँ भी हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर हम टाउनशिप हो सकती है एक अच्छी, जहाँ पर हम सारी सुविधाएं दे सकें, वो हम देंगे। अब आप देख रहे हैं इंदौर में टीसीएस आ रहा है, इंफोसिस आ रहा है। अब एक इंदौर और उज्जैन के बीच में टीसीएस और इंफोसिस के कारण जो हमारे पास प्रेशर बनेगा वो हम इंदौर और उज्जैन के बीच में डाल देंगे। तो किसी भी शहर के अंदर बहुत ज़्यादा जनसंख्या का प्रेशर हो जाता तो वहाँ की आम लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अगला मेरा सवाल आपसे वही था कि चूंकि क्या होता है कि लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो शहरों की तरफ मूव करते हैं, रोजगार मिलता है, चाहे वो भोपाल हो चाहे इंदौर हो। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होती है इन शहरों के विकास को लेकर, क्योंकि जब दूसरे कस्बों से लोग जब बड़े शहरों में आते हैं, चूंकि मेट्रोपॉलिटन शहर हमारे ये कुछ भी नहीं है, अगर बड़े दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर की बात की जाए तो वो तो होते हैं, लेकिन ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होती है सरकार के लिए भी और विकास के लिए? देखिए, शहरीकरण की एक केमिस्ट्री है। आप शहर के अंदर सारी सुविधाएं देते हैं तो हर व्यक्ति शहर के अंदर आना चाहता है। अब हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगी सुविधाओं को भी। तो एक मास ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो, ट्रेन। अब भोपाल के पास यदि किसी को एक मकान लेना हो तो एक मिडिल क्लास के आदमी के पास 20-25 लाख रुपए, तो उसको कहीं पर भी मकान नहीं मिल सकता 25 लाख रुपए में। पर यहाँ से वो मंडीदीप के आगे गया और मंडीदीप के आगे उसको आराम से 25 लाख का मकान मिल जाएगा। पर वो अगर उसको इंश्योर कर देंगे कि यहाँ से हम एक मेट्रो के माध्यम से तुमको 10 मिनट में भोपाल पहुंचा देंगे, तो वो अब्दुल्लागंज तक जा सकता है, उसके आगे भी जा सकता है। तो एक मास ट्रांसपोर्टेशन है, ये हम बहुत सशक्त करेंगे इन शहरों के अंदर, क्योंकि शहर के अंदर प्रेशर कम हो, शहर का फैलाव करेंगे। शहर की सुविधाएं तो हम कलेक्टर कार्यालय को तो अब्दुल्लागंज नहीं ले आ सकते हैं, पर अब्दुल्लागंज से उसको कलेक्टर कार्यालय आना है तो उसको 25 मिनट में आ जाना चाहिए। तो मास ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मेट्रो, कनेक्टिविटी, बसेस, कनेक्टिविटी, ये बहुत जरूरी है शहरों में प्रेशर कम करने के लिए। तो हम इसके ऊपर आजकल फोकस कर रहे हैं। आपने देखा होगा भोपाल के अंदर भी हमारी बसेस की सेवाएं काफी अच्छी अप्रिशिएट। अभी केंद्र सरकार ने भोपाल को और इंदौर को सम्मानित भी किया एक अच्छी बसेस सेवा देने के लिए। तो अभी तो हम बसेस के माध्यम से दे रहे हैं, आने वाले समय में हम इंदौर और भोपाल में कोशिश करेंगे 4 साल में हम मेट्रो चला दें। फिर उसके बाद ग्वालियर और जबलपुर की हम फिजिबिलिटी भी देख रहे हैं। तो क्या उम्मीद की जाए 4 साल में मेट्रो जमीन पर होगी? कोशिश हम पूरी करेंगे। देखिए, सब कुछ अच्छा रहा तो बिल्कुल हो जाएगा। कैलाश जी, कितना इसको मानते हैं, जैसे विकास की बात करते हैं हम लोग, विकास और वातावरण, एनवायरमेंट, हमें तरक्की भी करनी है और वो ये भी देखना है कि हमारी हवा पानी सब कुछ ठीक ठाक रहे। कितना बड़ा इसको चुनौती मानते हैं अपने सामने आपकी? विकास भी करना है और एनवायरमेंट को भी देखना है। बहुत बड़ी चुनौती है ये, और हम इसी को फोकस कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा है कि शहर के अंदर यदि हम बहुत ज़्यादा सुविधाएं दे देंगे, हर आदमी शहर में आना चाहता है, शहर ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है बिल्कुल।
डेंसिटी शहर की बढ़ जाती है। तो जब शहर की डेंसिटी बढ़ती है तो फिर उसके बाद निश्चित रूप से पर्यावरण एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज बढ़िया होना चाहिए। तो वेस्ट मैनेजमेंट में अभी हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ, देश में भी बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। मैं इस बात के लिए सैल्यूट करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो स्वच्छ भारत का उन्होंने स्लोगन किया है। उस स्वच्छ भारत के पीछे बहुत बड़ा देश को साफ करने के लिए वो सारे मैकेनिज्म जो सीवरेज के लिए लगते हैं, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लगते हैं, वो हमारे देश में आवश्यकता है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, हम उनको बुला के मध्य प्रदेश में वेस्ट मैनेजमेंट का बेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकें, इसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं। कितनी बड़ी चुनौती है ये, जब बात करते हैं कि जब शहर विकसित होते हैं तो गांव के लोग शहरों में आते हैं। हम लोगों ने देखा बड़े बड़े शहरों की समस्या ही यही है कि लोग गांव से शहर में आए, उनको चाहिए अच्छे स्कूल, अस्पताल, अच्छे रोड्स, मेडिकल फैसिलिटीज। तो अगर वही चीजें हम लोग मुहैया कराएं गांव इलाकों में, तो उसके लिए आपकी कोई ऐसी पॉलिसी है कि आपकी अर्बन एरियाज में जो समस्या है वहां देखी हमने ऑलरेडी, यहाँ पे वो समस्या ना बढ़े हमारी, उसके लिए ऐसी कोई प्राथमिकता है या कोई पॉलिसी है आपके पास? देखिए, हमारे देश में अभी ग्रामीण क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं पहुंची अभी तक, देश में कहीं नहीं पहुंची। हम लोग हमारा देश इस मामले में बहुत पीछे है। पर यदि आपने एक मापदंड बना दिया किसी भी शहर के लिए कि आप वहाँ सड़क दे दीजिए, वहाँ 24 घंटे बिजली दे दीजिए, और जैसे मैंने बताया कि आने जाने की कनेक्टिविटी का साधन दे दीजिए, तो लोग अपने गांव में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं अपने गांव से शहर में आधे घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा। तो गांव का खुलापन, अपने फैमिली के साथ रहने का आनंद एक अलग रहता है। गांव में फैसिलिटी चाहिए, 24 घंटे की बिजली चाहिए। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारी सरकार ने 24 घंटे की बिजली दी गाँव के अंदर। अब देखिए, एजुकेशन का हमारा स्टैंडर्ड सुधरा है। एक समय था जब शहरों के अंदर साधारणतः मेरिट लिस्ट बनती थी 10th और 12th की, तो शहरों के बच्चे पास होते थे सिर्फ, क्योंकि शहरों में उनको कोचिंग मिल जाती थी, शहरों के अंदर उनको बिजली 24 घंटे होती थी, गांव के अंदर बिजली नहीं होती थी। आज आप पिछले 7-8 साल की मेरिट लिस्ट उठा के देख लीजिए, जब से हमने 24 घंटे बिजली देना चालू की है गाँव के अंदर, गाँव के बच्चे मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। 25 में से 20 बच्चे गाँव के रहते हैं। तो आज एजुकेशन का क्वालिटी सुधरा, इसलिए कि हमने सड़क दे दी, बिजली दे दी, विद्यालय दे दिए, शिक्षक दे दिए। शिक्षक भी अब गांव में जाने लगा क्योंकि उसको अच्छी सड़क मिल गई है, उसको वहाँ बिजली मिलती है, वहाँ वो रात में रुक भी सकता है वहाँ। तो आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्रदेश का अच्छा करते हैं तो अपने आप ये सब क्वालिटियाँ, एजुकेशन क्वालिटी, ये सब ठीक हो जाती है, और मध्य प्रदेश उसका उदाहरण जीता जाता है। उदाहरण है। सिंहस्थ की बात की जाए, 2016 में सिंहस्थ होना है और काफी भव्य आयोजन है, और चूंकि आपकी भी महती जिम्मेदारी बनती है वहाँ पर, किस तरह की रूपरेखा आपने सिंहस्थ को लेकर बनाई? क्योंकि शिप्रा में पानी शिफ्ट करने की बात तो हुई, आगे आप किस तरह की रूपरेखा आप बना रहे हैं सिंहस्थ को लेकर, ताकि जो बाहर से लोग आए उनको दिक्कतें ना हो, तकलीफ ना हो, और एक भव्य आयोजन, एक मध्य प्रदेश की तस्वीर एक अलग देखने को मिले वहाँ पे? देखिए, मध्य प्रदेश वैसे ही मेजबानी के लिए बहुत फेमस है, और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है इस बात का कि पिछले सिंहस्थ में भी सरकार हमारी थी, और मेरा ख्याल है कि मैं पहला मंत्री होऊंगा जिसको लगातार दो सिंहस्थ की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये मैं महाकाल की कृपा मानता हूँ इसको। और पिछले बार के जो खट्टे मीठे हमारे अनुभव थे, उस अनुभव के आधार पर हमने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। और पिछले बार हमने 2-2.5 करोड़ लोगों का सोचा था आने का, पर इस बार हम 5 करोड़ के आसपास लोगों की अपेक्षा कर रहे हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा सैलानी यहाँ पर आएंगे, तो उनकी अच्छी व्यवस्था हो, वो अच्छी तरीके से। देखिए, सिंहस्थ का मुख्य जो आकर्षण का केंद्र होता है वह स्नान, लोग सिर्फ स्नान करने आते हैं। और फिर उज्जैन का एक दूसरा आकर्षण का केंद्र होता है महाकाल मंदिर। तो महाकाल मंदिर और इसके आसपास हम जितने भी आसपास के टूरिज्म के क्षेत्र हैं, ओंकारेश्वर, महेश्वर, आपका मंदसौर, पशुपतिनाथ मंदिर, इन सबको भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनका हम मार्केटिंग भी करेंगे कि आप अगर उज्जैन आ रहे हैं तो महाकाल के दर्शन करें, ओंकारेश्वर के दर्शन करें, महेश्वर जाइए, आप मांडव देखिए, आप मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर देखिए। हम इस सब की मार्केटिंग करेंगे, जिससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, और यहाँ पर हम फैसिलिटी दे रहे हैं, यहाँ पर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं सिंहस्थ की तैयारी से काफ़ी संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि इस बार और ज़्यादा रही तो बहुत अच्छा। हरियाणा चुनाव के आप हीरो रहे हैं, हरियाणा में पार्टी को आपने जीत दिलाई है। अब ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कैलाश जी बहुत जल्दी राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी जिम्मेदारी बहुत जल्दी निभा सकते हैं। क्या कैलाश जी अब आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैंने कभी भी अपने बारे में स्वयं निर्णय नहीं किया,
मेरा निर्णय हमेशा पार्टी ने किया। मेरे लिए उस वक्त भी जब मुझे हरियाणा का प्रभारी बनाया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके पास हरियाणा चुनाव की अगर बात की जाए तो? हरियाणा में तो चुनौती थी कि वहाँ पर हम संगठन में बिल्कुल जीरो थे, मतलब बहुत बड़ा हमारा संगठन नहीं था और हम कभी भी वहाँ पर 90 सीटों पे एक साथ लड़े नहीं, और लड़े भी तो बड़ी मुश्किल से पकड़ के उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया हमने। पर हमारे पास जो चुनाव जीतने के लिए चाहिए कार्यकर्ताओं की टीम और एक संगठन का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वहाँ पर नहीं था। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए यही थी कि जहाँ पर हमारा संगठन नहीं है वहाँ हम सरकार बनाएं, और एक बहुत बड़ी चुनौती अमित जी ने हमें दी थी। तो आवश्यकता इस बात की थी कि पूरा नेटवर्क कार्यकर्ताओं को खड़ा करें, और यही कारण है कि आपको एक कुशल प्रशासक भी कहा जाता है। इसी शायद यही बात उपलब्धता के बात ही आपके लिए भी लोग कह रहे हैं कि हाँ, आपकी जो डिमांड है वो शायद राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा आपकी डिमांड है और आपका जो सहयोग है राष्ट्र को मिलना चाहिए। नहीं, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। हमारा जो करिश्माई नेतृत्व है देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का, वो करिश्माई नेतृत्व और अमित शाह जी की संगठन क्षमता और निर्णय लेने का साहस, वो बहुत ही रिस्क लेकर निर्णय करते हैं। पॉलिटिशियंस में ये मेरे को देखने में बहुत कम मिलता है, जो अमित शाह जी में मैंने देखा है कि वो रिस्क लेके निर्णय करते हैं और डायनामिक निर्णय करते हैं, चिंता नहीं करते हैं। वास्तव में लीडरशिप वही होती है और मैं उनमें देखता हूँ ये बात। तो एक उनकी जो संगठन का निर्णय लेने की क्षमता और करिश्माई नेतृत्व मोदी जी का, उसी कारण हरियाणा में हम जीते हैं। मैं जबरदस्ती अपने हाथ से अपनी पीठ को तपाऊं कि मेरे कारण जीते हैं, ऐसा नहीं। एक हाईटेक नेता के तौर पे भी आपको जाना जाता है, देखा जाता है। अक्सर ये कहा जाता है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो अभी नगरीय प्रशासन के नगर निगम के चुनाव हो, एक प्रमोशन और ब्रांडिंग को लेकर हमेशा बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी एक इस समय प्रमोशन और ब्रांडिंग पे काम करे। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, साधारणतया तो हम लोग आइडियोलॉजी को सामने रख के काम करते हैं, पर मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि कभी हमें फेस भी आगे लाना पड़ता है। और ये देश राम और कृष्ण का देश, यहाँ पर हमेशा एक लीडर को लोगों ने माना है, तो एक फेस हमें सामने करना पड़ता है। राज्य के अंदर हमारे पास शिवराज जी का फेस है, हम सब शिवराज जी के लिए काम करते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो शिवराज जी को समर्पित करते हैं। यदि मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री था तो हमने सड़कें बनाई तो शिवराज जी के नेतृत्व में बनाई, हमेशा कहते थे, और हमने शिवराज जी को अपना नेता मानकर उनका फेस एक यहाँ पर देश प्रदेश के अंदर खड़ा किया। और मुझे कहते हुए गर्व है कि पूरी पार्टी ने जब उनको नेता मानकर उनका फेस आज समाज के अंदर ऐसा फेस हो गया है कि मध्य प्रदेश में उनके बराबर नेता किसी भी पार्टी के पास नहीं है। तो एक तरीके से ब्रांडिंग की जो आपने कहा वो जरूरी है समाज के अंदर करना भी। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं, हमारे यहाँ संगठन ने तय कर दिया कि नेता है तो सब लोग उसको नेता मानते हैं। तो शिवराज जी को सब नेता मानते हैं और 10 साल से लगातार वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और आगे भी पता नहीं कितने वर्ष करेंगे। कोई संगठन में किसी प्रकार की कोई सोचता ही नहीं दूसरी बार कि शिवराज जी के सामने मुझे खड़ा होना है। तो ये एक डिसिप्लिन है पार्टी का, अनुशासन है। कैलाश जी, मेरे संबंध में एक सवाल जो उठ रहा है कि हम लोग आज बात कर रहे हैं देश में एक राजधानी में परसों एक बड़ा एक हादसा हुआ एक लड़की के साथ। हम लोग जब बात करते हैं शहरी प्रशासन की तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। महिला सुरक्षा के लिए हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्या हमें यहाँ पर ऐसा कुछ व्यवस्था हम सोच रहे हैं कि हमारे भी शहरों में मध्य प्रदेश के उस तरह की टैक्सी सर्विसेज आए जहाँ पर जीपीएस अनेबल्ड सिस्टम्स लगे हुए हों और कोई एक प्रेस करके अलार्म बजाएं तो एक कम से कम पुलिस कंट्रोल रूम में उनकी बात जा सकती है। तो ऐसी कोई व्यवस्था आपके जहन में है? हाँ, बिल्कुल है। हम आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारी पुलिस को हम हाईटेक करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जैसे अभी हम सिंहस्थ के लिए तो कर ही रहे हैं, आपको बता दो सीसीटीवी के माध्यम से पूरे सिंहस्थ को हम कैमरे के अंदर रखेंगे और एक नंबर भी देंगे हम लोगों को कि अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर फोन करे आपके पास तत्काल 10 मिनट के अंदर। तो सिंहस्थ के लिए तो हमने प्लान किया, वो हम प्रदेश के लिए भी ट्रांसपोर्ट जितना भी हमारे पास में उसमें कैमरा लगाने, जीपीएस सब इसी बात के लिए हमें अवार्ड मिला अभी दिल्ली में। मध्य प्रदेश में हमने बस सिस्टम के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की कि कैमरे के अंदर जितने भी पैसेंजर आते हैं वो कैद होते हैं। और उसके बाद अब देखिए अभी तक हमारे यहाँ जो बसेस के अंदर किसी प्रकार की घटना अभी तक आई नहीं है। आपने काफी अच्छा माना जाता है उस तरह से। तो हम काफी इसमें जो आधुनिक तकनीकी का जितना अधिकतम लाभ ले सकें उसके लिए हम कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है पिछली बार मेरे पास आईटी था तो हमने मध्य प्रदेश के अंदर हमें कहते हुए बहुत गर्व है इस बात का कि हमारा जो नेटवर्क है वो हमने बिल्कुल गांव तक पहुंचा दिया।
अब गांव तक हमारे पूरे नेटवर्क का, आईटी का, वो पूरे गांव तक पहुंच गया। ब्लॉक लेवल पर हम लोग प्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमने प्रदेश में किए हैं। आधुनिक तकनीकी का हमने बहुत मध्य प्रदेश में फैलाव किया। और एक मैं और बात करना चाहूंगा आपसे कि हमारे मध्य प्रदेश की जितनी शहर दिख रहा हूँ मैं, झुग्गियां बहुत यहाँ पर हैं, बहुत झुग्गियां हैं। मतलब भोपाल में देखा मैंने, इंदौर में देखा मैंने। तो इसका क्या वजह है और इसका क्या निराकरण क्या है? मुक्त हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा मान के चलें। अभी मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख मकान बनाने का हमें टारगेट दिया है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में हम 5 लाख मकान बनाएंगे, पर झुग्गियों की संख्या और ज़्यादा है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लोग गांव से आएंगे, आके यहाँ पर रहना चाहेंगे, जहाँ पर जगह मिलेगी सरकारी वहाँ मकान बनाएंगे। पर हम उनके रहने के लिए पहले से ही हम सस्ते मकान बना के रखें कि अगर कोई रहना चाहे तो खरीद के शहरों में कि ग्रामीण इलाकों में? शहरों के आसपास, ग्रामीण क्षेत्र में भी। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे हो ही ना हो। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने बताया ना 5 लाख हम शहरों में बनाएंगे, 5 लाख ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने टारगेट दिया है। तो 10 लाख मकान बनाएंगे, इसकी संख्या बढ़ भी सकती। तो आपने अपना कोई आदर्श गांव आपने कोई अभी निश्चित किया है आपने कोई? हाँ, मुझे बनाना है अभी। हम लोग बहुत उत्सुकता से देखने वाले हैं इसको कि कैसे बनने वाला है। कि आप शहरी विकास मंत्री यहाँ पर पूरा काम देखेंगे आप, तो किस तरह से इस गांव का विकास होगा, हम सबको मन में जिज्ञासा है। मेरी विधानसभा में एक ग्रामीण क्षेत्र भी है थोड़ा सा, और विशेषकर ट्राइबल क्षेत्र भी थोड़ा सा। मैं ट्राइबल बहुत छोटे गाँव होते हैं, पर मैं हाँ कुछ ऐसे 2-3 गाँव लूंगा और उसको हब बना के वहाँ डेवलपमेंट करूंगा। महापौर के बाद विधायक और विधायक के बाद मंत्री, और अब एक अलग ही छवि प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। अब कैलाश जी को आगे काम कहाँ देख सकते हैं आने वाले सालों में? देखिए, महापौर इस तरह के प्रदर्शन के बाद, जब जैसे में हरियाणा आपने पार्टी को जिता के दिया, और इस तरह की चीजों के बाद अब आप कैलाश जी को प्रदेश की जनता कहाँ देखे? क्योंकि उम्मीदें बहुत है कैलाश जी से। नहीं, मैं कभी भी, मैंने कहा ना, मैं अपना निर्णय कभी खुद स्वयं देता नहीं हूँ और कभी आगे के बारे में बहुत ज्यादा सोचता नहीं। जो जवाबदारी पार्टी दे वो बहुत सक्सेसफुल करे, ये मेरी बड़ी इच्छा होती है। और एक अलग हटके करे। लोग कहें कि आप जिस कुर्सी को छोड़ के आगे बढ़े, तो लोग कहें कि यार इस कुर्सी पे जब ये व्यक्ति बैठा था तो कुछ अलग बात थी। मैं पार्षद रहा पहले, मेरा पार्षद काल बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। विधायक भी रहा, प्रतिपक्ष का था तो विधायक की प्रतिपक्ष की अच्छी की। मेयर रहा तो इंदौर का डेवलपमेंट भी हमने प्रारंभ किया, और आज भी उसी वक्त के डेवलपमेंट का था। इंदौर में भी डेवलपमेंट हुआ। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत संरक्षण था हमें, हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी हुई। अब अर्बनाइजेशन भी एक चुनौती है। ईश्वर की कृपा से हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के शहर की पहचान दुनिया के अच्छे शहरों में हो, और वो करके बताइए। तो किस तरह का आपके सामने एक, हम बात करें 2020 की बात करें, तो किस तरह का आप देखते हैं मध्य प्रदेश अपना, एक क्या सपना आपके मन में है? अभी अगर 2020 की बात करेंगे तो हम आने वाले 1 वर्ष के अंदर ऐसा एक भी अर्बन बॉडी नहीं होगी जहां पर हम पीने का पानी नल के माध्यम से प्रति व्यक्ति 135 लीटर के हिसाब से हम पहुंचा देंगे। तो हमारी जितनी भी लोकल बॉडीज है वहाँ हमने आदेश दे दिए हैं कि सबके यहाँ पानी प्राथमिकता से, क्योंकि पानी से स्वास्थ्य जुड़ा रहता है। अगर स्वस्थ अच्छा पानी मिलता है, फिल्टर पानी मिलता है, तो लोग स्वस्थ रहते हैं। और जब स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण अपने आप हो जाता है। तो पहले हम पानी को फोकस करेंगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपने बताई दिया मास ट्रांसपोर्टेशन। इन सब से कि जाल में हम पूरे प्रदेश के शहर को हम गोद देंगे। तो जो बेसिक नीड्स है आदमी की, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की हो, वो उसके लिए बड़ी आसानी से उसको मिल जाए, अपने पास में मिल जाए, ऐसी कोशिश करेंगे। समय की कमी हमारे पास, तो कैलाश जी मैं चाहूंगा कि अंतिम कुछ नर्मदा का जल की अगर बात की जाए, भोपाल तो पहुंच गया नर्मदा का जल, अब आगे किन शहरों का, अगर हम कुछ प्लानिंग है कि किसी और शहरों में भी अब नर्मदा का जल जा सकता है? हाँ, अरे नर्मदा जी में तो हमने चमत्कार किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपको बताऊं कि पिछले सिंहस्थ की सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ थी। जैसे मैंने बात के प्रारंभ में कहा था कि सिंहस्थ का मुख्य आकर्षण होता है स्नान, और स्नान करने वाला पानी शुद्ध होना चाहिए। पिछली बार शिप्रा जी इतनी गंदी थी, हमने उसकी सफाई अभियान, फिर उसमें चंबल का पानी डाला, और बहुत मेहनत करके शिप्रा जी के पानी को हमने साफ किया। अब शिप्रा का अपना अस्तित्व समाप्त हो रहा है। जो उनका उद्गम स्थल है वो सारे कॉलोनाइजिंग हो गई वहाँ पर, और जो जंगल थे हमारे वो खत्म हो गए। तो जो पानी का स्रोत था वो करीब करीब समाप्त हो गया। अब शिप्रा जी सिर्फ बरसात के पानी से भरती। हमारी आवश्यकता थी कि हम नर्मदा जी को वहाँ पर जाकर मिलाएं। मालवा बिना नर्मदा के सूखा हो जाता। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति और हमारे प्रशासन की प्रशासनिक इच्छा शक्ति के कारण हम नर्मदा जी को शिप्रा में ले आए।
अब नर्मदा जी गंभीर में, नर्मदा जी चंबल में, नर्मदा जी जितनी भी हमारी छोटी छोटी नदियां हैं जिसके कारण पूरे प्रदेश के अंदर एक नदियों का जाल है, वो सब नर्मदा जी के माध्यम से हम फैला देंगे और जिससे पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा, सिंचाई का रकबा हमारा बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में उत्पादन बढ़ेगा। एक नर्मदा जी का हम अधिकतम उपयोग करेंगे। अधिकतम उपयोग करेंगे। कैलाश जी, समय की समाप्ति पे मैं एक छोटी छोटी चलते आपसे एक शरारत करना चाहूंगा कि अक्सर आपको गाते हुए भी हमने काफी सुना है और चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ चलते चलते गुनगुना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एकदम कुछ गाने तो याद नहीं रहते मुझे, पर चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। तो हमारे साथ थे प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और एक कुशल प्रशासक कैलाश विजयवर्गीय जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।